जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन टू चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटीपीएससी एजीटीए का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है ये फिलीपींस में है, जबकि भारतीय का अगर पूछ लिया जाए तो कटक उड़ीसा में है। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसको आप कहते हैं IRRI, फिलीपींस में स्थित है, जबकि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। दलहनी फसलों में कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है? कई बार हमने आपको बताया है, मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गेहूं का मामा खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, राइट आंसर होगा आइसोप्रोट्यूरान सल्फ्यूरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रबी की मौसम के मुख्य तिलहनी फसलें कौन सी हैं? रबी मौसम के मुख्य तिलहनी फसलें कौन सी हैं? कौन सी हो जाएगा? तो राय सरसों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सरसों हो जाएगा। सरसों की बात करेंगे तो रबी शीतकालीन मौसम की प्रमुख तिलहनी फसल है, जबकि मूंगफली और सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। तो गलती नहीं करेंगे। अगला है, पूछा गया है धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? बलुई मिट्टी, मटियार, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी। धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो धान की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है, ये मटियार, लूम या फिर चिकनी मिट्टी कह सकते हैं। बरसीम के बीज को बोने से पहले किस जीवाणु टीका से उपचारित किया जाता है? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जापानिकम, एजोस्पाइरिलम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो राइजोबियम ट्राइफोलाई हो जाएगा। अब हम ताबड़तोड़ रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि समय आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। सूरजमुखी का पूछा गया, सूरजमुखी किस कुल का पौधा है? तो सूरजमुखी की बात करेंगे तो ये किस कुल का है? तो एस्टेरेसी, जिसको कंपोजिट कह सकते हैं। अगला है क्या? तो एस्टेरेसी कंपोजिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास के रेशे पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो कपास के रेशे जो पौधे हैं ये किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका क्या होने वाला है? क्या पूछा गया है? तो कपास के रेशे पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? कपास के रेशे पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बीजावरण के बाह्य रोम से। अगला है, अंतराशयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या कहते हैं? तो इंटरक्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उपज और जोखिम कम करना। बाजरा फसल में अरगट रोग किसके कारण होता है? बाजरा फसल में अरगट रोग किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये फफूंद के कारण, जिसको फंगस भी कहते हैं। अगला है, पौधे में ऊर्जा के रूप में किस पोषक तत्व को जाना जाता है? पौधों में ऊर्जा के रूप में किस पोषक तत्व को जाना जाता है? तो फास्फोरस को जाना जाता है। किसको? तो फास्फोरस को। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए सबसे व्यापक रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए सबसे व्यापक रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो जिप्सम का करते हैं। किसका करते हैं? तो जिप्सम का करते हैं। अगला है, पौधों द्वारा अवशोषित पानी का अधिकांश भाग किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में उड़ जाता है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या फिर अवशोषण। तो पौधों द्वारा अवशोषित पानी का अधिकांश भाग किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में उड़ जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्या? तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया, तो वीडियो जरूर लाइक करें। चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पौधों की वृद्धि के संबंध में किया जाता है, क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? तो मृदा विज्ञान का अध्ययन
जिसमें मृदा का अध्ययन पौधों की वृद्धि के संबंध में किया जाता है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, मृदा का अध्ययन पौधों की वृद्धि और पोषण के संबंध में करना इडेफोलॉजी कहलाता है, जबकि मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। तो पौधों की वृद्धि के संबंध में किया जाता है जो अध्ययन, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे इडेफोलॉजी। क्या कहेंगे, तो इडेफोलॉजी कहेंगे, जबकि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी हो जाएगा। अगला है, मरमरीकृत चूनेदार मिट्टी में किस सूक्ष्म तत्व की उपलब्धता सबसे कम होती है? किसकी सबसे कम होती है? तो ये हो जाएगा जस्ता और लोहा। खाद्य जिसको कहेंगे FYM, फार्म यार्ड मैनर में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? तो जरूर याद रखेंगे 0.5% हो जाएगा। पिंक वॉल वर्म किस फसल का प्रमुख हानिकारक कीट है? पिंक वॉल वर्म किस फसल का प्रमुख हानिकारक कीट है? राइट आंसर क्या होने वाला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कपास का है। किसका है? तो कपास हो जाएगा। बायो फर्टिलाइजर एजोला का उपयोग किस बात करेंगे, बायो फर्टिलाइजर एजोला का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल में किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो धान में किया जाता है। किसमें? तो धान हो जाएगा। मृदा नमी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मृदा की नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर। क्या? तो टेंसियोमीटर होगा। भारत में किस प्रकार का मृदा अपरदन सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? भारत में किस प्रकार का मृदा अपरदन सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? तो जल अपरदन हो जाएगा। क्या? तो जल अपरदन हो जाएगा। मल्लिका और अम्रपाली आम की किस्मों के जनक में से कौन सा उभयनिष्ठ जनक है? क्या होगा? याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये मल्लिका और आम्रपाली की किस्मों के जनक में से कौन सा उभयनिष्ठ जनक है? तो उभयनिष्ठ जनक की बात करेंगे तो ये नीलम हो जाएगा। क्या? तो नीलम हो जाएगा। पूसा मेजेस्टी और पूसा जायंट किस फसल की उन्नत किस्म है? पूसा मेजेस्टी और पूसा जायंट किस फसल की उन्नत किस्म है? ये पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पपीता हो जाएगा। लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा, ईयर लेयरिंग, गुटी, टी बडिंग, क्लेफ्ट, ग्राफ्ट। तो लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ईयर लेयरिंग गुटी हो जाएगा। किस फल में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? किस फल में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो बारबोडास चेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग का जो कारण हो जाएगा, ये क्या होगा? तो भंडारण या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान की बात करेंगे तो ये जो स्थित है, ये बीकानेर में है। कहां पर है? तो बीकानेर में स्थित है। कहां पर? तो बीकानेर हो जाएगा। सिट्रस कैंकर रोग का कारक कौन सा सूक्ष्म जीव है? कौन सा सूक्ष्म जीव हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा जैथामोनास सिट्री जीवाणु हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये लाइकोफिन हो जाएगा। क्या? तो लाइकोफिन हो जाएगा। केनिंग डिब्बाबंदी के लिए कौन सी सब्जी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी सब्जी हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मटर। क्या होगा? तो मटर होगा। अमरूद में उकठा रोग किस कवक के कारण होता है? तो अमरूद में उकठा रोग की बात करेंगे तो ये किस कवक के कारण होता है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय की गिर नस्ल का मूल संस्थान कहाँ माना जाता है? गाय की गिर का नस्ल बात करेंगे, गाय की गिर नस्ल का मूल संस्थान माना जाता है कहां? तो राइट आंसर इसका होने वाला है काठियावाड़, गुजरात हो जाएगा। दुग्ध मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात होता है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होने वाला है लैक्टोमीटर। क्या? तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। पशुओं के नवजात बछड़े को जन्म के तुरंत बाद पिलाया जाने वाला पहला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? तो इसको हम कहेंगे क्या? तो राइट आंसर जो होने वाला है खीस, कोलेस्ट्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलघोंटू बीमारी मुख्यतः किस ऋतु के आगमन पर ज्यादा फैलती है? तो गलघोंटू की बात करेंगे तो ये फैलती है वर्षा ऋतु में। कब ज्यादा फैलती है? तो वर्षा ऋतु में। जाफराबादी किस पालतू पशु की भारी नस्ल है? जाफराबादी किस पालतू पशु की भारी नस्ल है? तो ये भैंस की हो जाएगी। किसकी? तो भैंस। मुर्गियों में मैरेक्स रोग का कारण क्या है? मुर्गियों में मैरेक्स रोग का कारण क्या है? क्या हो जाएगा? तो ये
विषाणु हो जाएगा। क्या? तो मैरेक्स रोग का जो कारण है ये विषाणु है। दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो गर्बर विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गर्बर विधि हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये करनाल हरियाणा हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो बकरी का औसतन जो गर्भकाल होता है ये कितने दिनों का होता है? तो 151 दिन हो जाएगा। ऊंट के कुबड़ में मुख्य रूप से क्या संचित रहता है? तो ऊंट के कुबड़ में मुख्य रूप से क्या संचित रहता है? तो ये वसा संचित रहता है। क्या? तो वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऊंट के कुबड़ में मुख्य रूप से वसा यानी फैट जमा रहती है, जिससे उससे ऊर्जा मिलती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? कितने कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? तो 6 कृषि विश्वविद्यालय। कितने? तो 6 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। कहां पर? तो झांसी में। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चना उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो चना उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या? तो बुंदेलखंड क्षेत्र। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CRI उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो इज्जत नगर बरेली हो जाएगा। इलाहाबादी सफेदा और सरदार L49 किस फल की प्रसिद्ध किस्म है? किसकी है? तो ये अमरूद की है। किसकी है? तो अमरूद की है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो किसान मित्र योजना का जो शुभारंभ किया गया ये 18 जून 2001 हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा हो जाएगा। कहां? तो मखदूम मथुरा हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में दुग्ध परिषद की जो स्थापना हुई ये किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। कब? तो 1976 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहते हैं चंदौली को। किसको? तो चंदौली राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, कृषि जिसों के विपणन हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से उत्तर प्रदेश की मंडियों को जोड़ने की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो 2016 में। कब? तो 2016 में। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो कमेंट करके बताइए कि कितना रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या? तो फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।